इंक अच्छी तो ठीक है। गुड इवनिंग। अब वीडियो को अपलोड करना है ना, इसीलिए बना रहे हैं। देखो बेटा, तो आज का जो क्लास होगा बेहतरीन क्लास है बेटा, ग्रेविटेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं बेटा। चैप्टर मस्त है, एक बार समझ में आ गया तो बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में केप्लर्स लॉ तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का जो क्लास है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं। कौन सा चीज हो? ऐसे फोर्स के ऊपर तो आइडिया हम लोग को है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक नया चीज है। तो एक बार तो बोल चुके हैं कि न्यूटन एक, यस, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कूलम्ब्स लॉ, तो चोर का चोर है, मतलब चोर का बाप है वो, ठीक है। तो ओरिजिनली जो ग्रेविटेशनल लॉ है इसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मेंशन करो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कौन सा चीज है दुनिया में? ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा खेत का मूल्य है? जिस खेत में उगा होगा उसी खेत का मूल्य होगा, और क्या है, ठीक है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जो कल हम बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता तो दुनिया भी नहीं होता और हम लोग को पढ़ना भी नहीं पड़ता है, इसलिए दुनिया है और हम लोग को पढ़ना ही पड़ रहा है। तो ग्रेविटी बोल क्या रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रहा है बेटा, तुम लोग को बहुत कुछ चीज से बचा रहा है। जैसे तुम लोग पृथ्वी को इतना प्यारे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या पता है? फील्ड का मतलब होता है समथिंग इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग। किसी के उपस्थिति में अगर कोई जगह का हुलिया चेंज हो जाता ना तो उसको बोलते हैं फील्ड। मतलब क्या है? क्रिकेट खेलते हो कोई जगह पर, तो ये कौन सा फील्ड होता है? क्रिकेट फील्ड। वहां पर फुटबॉल खेलना शुरू करो, वहीं पर यात्रा करना शुरू करो, यात्रा मतलब ना जो यात्रा फील्ड। वहां पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए बना दो, हेलीपैड। तो अगर किसी के उपस्थिति में अगर किसी जगह का चेंज होता है ना उसको फील्ड बोला जाता है। जैसे हम लोग का चारों ओर कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो फील्ड का मतलब समथिंग इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग। इसका शॉर्टकट टेक्निक है, इसका याद रखने के लिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल हम लोग पढ़ने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड बताते हैं थोड़ा सा। तो बेटा फोर्स आया कहां से? बिना कोई कारण का तो फोर्स नहीं आ सकता ना। अभी सोचो कि कोई आदमी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, थोड़ी पागल हो गया कि तुमको मारने के लिए दौड़ाएगा। अगर तुम उसको मारोगे पीछे जाकर ढाई, डेफिनेटली तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, हाँ कि ना। इसका मतलब फोर्स कभी भी विदाउट एनी कंडीशन में नहीं आता है। फोर्स कैसे आता है बेटा? तो सोचो एक ऑब्जेक्ट है, ये सोचो कि एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा? यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट का खुद का एक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा? और ये फील्ड क्या है ना? एक बाउंड्री है, एक एरिया है, एक रीजन है जिसके अंदर ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर घुस जाए उसके अंदर तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, नहीं तो बहुत प्यार करेगा। समझ में आ रही कि नहीं? अभी पूछेगा मैंने प्यार क्यों किया। क्वेश्चन क्या है कि अगर ये इसको सोचो अट्रैक्टिव हुआ तो इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, अगर रिपल्सिव होगा तो रिपल कर सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव। समझ में आ गया ना। लेकिन हम लोग बोलते हैं फोर्स जो होता है ना, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है क्योंकि चार्ज के लिए होता है। मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या होता है? अच्छा, तो इसका ये खुद का फील्ड है, ठीक है। तो खुद का फील्ड है। सोचो स्मृति का अपना खुद का एक घर होगा, उसका एक बाउंड्री होगा, हाँ ना बेटा। सुबह सुबह उठने के बाद तुम्हारे पड़ोसी को मारने के लिए जाते हो? दिल को सुबह उठे और घर में झाड़ू वाड़ू था पूछा, ए निकल गया तेरे के दांत तोड़ देंगे आज तुम। होता है क्या? अपना खुद का फील्ड है, जो बोलो चलो, ठीक है। अपना खुद का फील्ड है तो तुम्हारा जो बाउंड्री है घर का वो अपना खुद का फील्ड है ना। अच्छा, सुबह सुबह उठ के तो झगड़ा करने के लिए नहीं जाते हो? हाँ, हम लोग उड़िया में जो बाड़ी पड़ा तो बाहरी गया, तो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर जो कोंटा बाड़े लोगा पोके कोली गुरिवा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या? अपना फील्ड होता है बेटा, वो अपना फील्ड है, उसका घर का खुद का फील्ड है। कहीं नहीं दूसरा एक घर का। सोचो इसके साइड में तुम्हारा ये मनुष्य का घर है और मनुष्य का उसका खुद का फील्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है। इसका मतलब नहीं सुबह सुबह उठ के झगड़ा करने के लिए निकल जाएगी, तू मेरे घर के पास है क्यों था, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन एक दिन जब स्मृति सो के उठा तो देखा कि मनुष्य ने क्या किया है, उसका फील्ड को बढ़ा के उसका बाउंड्री में घुस गया। अभी दिमाग का बत्ती सनका, हाँ
सब कुछ कर लेना, किसी के एरिया में मत घुस जाना, ठीक है ना। अभी उसका फील्ड में इसका फील्ड घुस गया, अब ये छोड़ेगा? अभी तो मारेगा ना। साउथ मूवी का देख देख के पूरा एकदम स्टाइल बना चुका होगा कैसे मारना है, ठीक है। ऐसे घूम के जाना है और रिटर्न भी आना है ऊपर से उड़ते उड़ते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों का फील्ड ओवरलैप होता है ना, उसी कंडीशन में क्या होता है, फोर्स आता है। यहां तक समझ में आ गया? तो बेटा फोर्स तभी आता है जब दोनों का फील्ड ओवरलैप होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का फील्ड होता ही है, ठीक है। यूनिवर्सल जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका खुद का फील्ड है, लेकिन वो फील्ड जब आपस में टकराता है ना, तब उस दोनों के बीच में क्या आता है, तो फोर्स ऐसे ही नहीं आ जाता है। फोर्स ऐसे ही नहीं आ जाता है। ये कैसे आता है, जब दो फील्ड आपस में टकराते हैं, ओवरलैप होते हैं, उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में क्या आता है, फोर्स आता है। समझ में आ गया? तो फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फील्ड के लिए कि फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स? फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स, ये याद रखना है तुम लोग को। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, फोर्स पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। क्या करें, एक ही घिसी पिटी तरीके जिससे पढ़ाना है। लेकिन हम हमेशा बोल देते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का आपका खुद का एक फील्ड होता है, ठीक है। और वो फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर एंट्री कर जाए तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है। तो दुनिया में जितना भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, हाँ, दुनिया में जितना भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं बेटा, अपना खुद का फील्ड रहता है, लेकिन वो फील्ड जब ओवरलैप होगा तभी फोर्स आएगा। समझ में आ गया? हाँ, तुम्हारे घर के पास कोई आदमी रहता है, इसका मतलब नहीं सुबह सुबह उसके जाके दांत तोड़ देना है। हाँ, सबर करो। अगर कभी कोई दिन तुम्हारा घर का बाउंड्री को तोड़ दिया, तब जाके तुम अपना फोर्स अप्लाई करना, और तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा तो मत जाना, दो चार को लेके जाना उस साइड में, ठीक है ना, नहीं तो तुमको तोड़ देगा। देखो नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है बेटा, देखो सोचो कि दो यूनिवर्सल मासेस है, एक मास m1 है, दूसरा मास कितना है, m2, ठीक है। और ये दोनों मास के बीच में एक डिफरेंस, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। तो न्यूटन बाबू क्या बोला, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना, हाँ, न्यूटन ही बनाया था ना, और कोई तो नहीं ना। एप्पल कहां से गिरा था, पेड़ से गिरा था ना। तो गिरा तो उसका क्या गया भाई, खा लेता, ग्रेविटेशन निकालने के लिए बढ़िया। देखो अब वो एप्पल के ट्री को भी वो लोग सजा के रखे हुए हैं, शायद वो है कि नहीं है हमको भी नहीं पता, ठीक है ना। तो अभी वो बोला क्या कि बेटा जब दोनों के बीच में फोर्स आता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। समझ में आ गया ना। एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ गया ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो, समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। Comparing equation 1 and equation 2, we get Fg is directly proportional to m1 m2 by r square। ये जो प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाना है, मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कांस्टेंट बाबू कहां से आ गया ना, Fg इक्वल टू कितना बनेगा, g इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया ना, बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट, तो बेटा अभी ये जो g निकला, ये जो निकाले ना, ये स्केलर क्वांटिटी निकाले, क्या निकाले, ठीक है, वेक्टर नहीं निकाले अभी तक, ठीक है ना। ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमको नहीं पता, यहाँ पर फोर्स लग रहा है कहां कहां हो रहा है, किधर हो रहा है, हम लोग को नहीं पता। अभी ये g का वैल्यू सब पूछ रहा है कि g का डायमेंशन निकालना है। g का वैल्यू कितना होता है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻11। फिर ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होल डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। ये तो पढ़ा चुके हो तुम लोगों को, अभी तो हमको लगता है तुमको याद भी रह गया होगा, है ना। याद है तो सर आप बोल तो दे रहे हैं, लेकिन याद थोड़ी हम लोग है। देखो तो उसके बाद बेटा इसका डायमेंशन निकालेंगे जी का। न्यूटन का कितना होगा, m1 l1 t-2, और m स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब l2 बाई कितना है, m2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, कितना हुआ, m-1 l3 t-2। आगे समझ में, लिख दो। कोई तो वफा करे, हाँ मृत्युंजय बुझी पार्छु तो, हाँ बीच में उड़िया बोलते रहे, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं।
सुबह 7:30 बजे से उठ सकते हो ना सब? 7:30 बजे तक अभी रोजाना क्लास करेंगे। सुबह एक क्लास चलेगा, मतलब सुबह का एक चैप्टर चलेगा, शाम को एक चैप्टर चलेंगे। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, उसके बाद रिवाइज होगा, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, सुबह का जो क्लास होगा उसमें फ्लूइड चला लेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? अभी कुछ दिन के बाद गर्मी आ रहा है ना, टेंशन है, बसंत ऋतु आ रहा है, ठीक है? लिख लिया बेटा? समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। तो इसको मिटाते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल लॉ को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सोचो ये एक ऑब्जेक्ट मास m1 है ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है यूनिवर्सल, उसका मास कितना है? m2 है, ठीक है? अच्छा, ये दोनों अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये फोर्स ऑन 2, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स ना, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। ये हो गया F21, ठीक है? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r है। तो जो 1 से 2 जा रहा है तो r12 लिख सकते हैं, 2 से 1 आ रहा है r21 लिख सकते हैं, ठीक है? फिर इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा है इधर, ये हो गया फोर्स ऑन 1, किसके द्वारा है? 2। आ गया समझ में? आ गया। तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो फोर्स होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्या होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो ग्रेविटेशनल लॉ ये भी तुमको डिपेंड करता है न्यूटन लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? कैसे लिखना है वेक्टर फॉर्म में? अच्छा, स्केलर फॉर्म में क्या था? तो इन द फॉर्म ऑफ स्केलर जो लिखे थे, तो लिखे थे F इक्वल टू G इंटू, यहां तक समझ में आ गया? तो हम F12 लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू R12 लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, इसके ऊपर इसके द्वारा लग रहा है, डायरेक्शन अभी तक नहीं पता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? कौन बोल सकते हैं? बताएं। वेक्टर में n वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ये स्केलर है ना, अगर स्केलर के साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? समझ में आ गया ना? पूर्णिमा बुझते पारছি तुम्हें? अच्छा, तो ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो एक यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग? तो कोई भी स्केलर में एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसके सिर पे एक टोपी लगा देंगे तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किए। अच्छा, ये जो 1 2 है, मतलब 1 से 2 को जा रहा है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है ना, तो अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। यस, इट इज इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसको सॉल्व किया जाए सही से तो क्या होगा? देखो, दैट F12 वेक्टर इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू, अच्छा, ए केप का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर, है ना? तो इसके जगह पर R12 वेक्टर बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की जगह पर लिख सकते हैं ना? तो ये वेक्टर हट जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो F12 वेक्टर इक्वल कितना हुआ? G इंटू M1 M2 बाई R12 का स्क्वायर Q इंटू R12 वेक्टर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कौन सा फॉर्म हुआ ये? वेक्टर फॉर्म, ठीक है? लिख लो, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। R12 Q मतलब ये R12, ये R12 स्क्वायर मिल रहा, ये तो स्केलर है ना, मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है ना, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये क्या हो बेटा? इन वेक्टर फॉर्म। क्या? ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेरी गुड। फिर बेटा लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन ग्रेविटेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन ग्रेविटेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन ग्रेविटेशन। सुपरपोजिशन क्या होता है? सोचो, कल तुम लोग फुटबॉल खेलने के लिए गए थे, बैडमिंटन कुछ भी खेल रहे हो बाहर, ठीक है ना? तो बाहर से कोई लड़का आता है, तुम लोग के साथ खेलता है, रोज खेलता है। मत करना जो बोल रहे हैं, ठीक है? ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, ये थियोरेटिकल एग्जांपल है। तो कोई लड़का रोज आता है, आके तुम लोग को चिढ़ाता है। तुम लोग एक दिन टारगेट बनाए, साले को मारेंगे, इतना इतना मारेंगे कि भूल जाएगा
कि चिड़ाए कहां से और बोले कहां से। समझ में आ रही कि नहीं? तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट, बंद हो गया अभी, ठीक है ना? हाँ, अब बोले कि लेट अस कंसीडर, कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बहुत सारा फोर्स मिल के दें, जैसे बर्थडे में होता है, मत करना तुम लोग, इंजीनियरिंग में होगा तुम लोग का, मेडिकल में बहुत ज्यादा होगा, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा, ठीक है ना? लेकिन अब मत करना क्योंकि हम यहाँ पर, ठीक है ना? अगर तुम लोग बर्थडे मनाओगे, मैं तुम लोगों का मना दूंगा सुपर बर्थडे। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डेफिनेशन लिखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट ड्यू टू ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट लिखना है ना, ड्यू टू ए नंबर ऑफ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यूनिवर्सल मासेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट और मास, ठीक है, ड्यू टू ए नंबर ऑफ ग्रेविटेशन, नंबर ऑफ यूनिवर्सल मासेस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इज कॉल्ड नंबर ऑफ यूनिवर्सल मासेस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है? तो देखो, लेट अस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है? यहां पर हम तीन मास को डिटरमाइन करते हैं इस टाइप का, ठीक है ना? इसका मास कितना है? m1 है, इसका मास कितना है? m2 है, इसका मास कितना है? m3 है, ठीक है ना? तो बेटा यहां पर इस दोनों के अंदर, मतलब इस दोनों के बीच में एक प्यार ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है कि नहीं? ये दोनों के बीच में कुछ प्यार होगा, मोहब्बत होगा, हाँ कि ना? ठीक है। फिर इस दोनों के बीच में भी एक प्यार एंड अट्रैक्शन होगा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये प्यार एंड मोहब्बत, ये प्यार एंड मोहब्बत अगर इस दोनों को देखा जाए तो ये दोनों का क्या निकलेगा? रिजल्टेंट मोहब्बत निकलेगा ना? समझ में आ रही है कि नहीं? और ये रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इधर आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। या यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट के ले लिए, यहाँ पर 15 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। आ रहे समझ में? तो फिर देखो यहां पर, देखो इसके ऊपर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसका? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू क्या? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं बेटा? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। समझ में आ रही है कि नहीं? फिर स्केलर क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ना ये फोर्स प्लस ये फोर्स। हाँ, अच्छा, अभी F21 की जगह पर, रिजल्टेंट फोर्स के जगह पर, रिजल्टेंट फोर्स F21 की जगह पर कितना लिखते हैं? G इंटू M1 M2 बाई R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये था ना इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, अभी निकाले थे। फिर प्लस G इंटू M2 M3 होल डिवाइड बाई R23 का क्यूब इंटू R23 वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? फिर यहां पर क्या करेंगे? G M1 M2 है, G M2 M3 है, तो G M2 को कॉमन लेके लिख सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे रख दो। समझ में आ गया यहां तक? ये आया समझ में? सोची मैडम, बुझपल ये जिज्ञासी मैडम बुझपल सुना? अच्छा, तो ये हो गया तुम लोग का क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक ऑब्जेक्ट को चुन चुन के मारना है, पैसा दे दे के मारना है। एक बोलते हैं ना, घोड़ा रे मारते जीवा, समझा कि ना? उस टाइप का इसको बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है? यहां पर कुछ हम लोग नोट्स पॉइंट भी लिख लेते हैं, ठीक है? कुछ नोट्स पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है? बुझो ना? वेरी गुड। ओके, निदर्श गाल दे दिन निदर्श आगे बेटा। तुमको समझ में आ रहा है? तो आज पूरा का पूरा क्लास हिंदी में ही चलेगा, उड़िया नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो मिटा दे इसको, चलो। हाँ, नहीं मिटाए? अच्छा, हो गया ना तुम लोगों का? चलो बढ़िया, डायग्राम मिटाते हैं।
अच्छा, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, नोट पॉइंट स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सोचो कि दो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है तो है, मेरा क्या जा रहा है, तुम लोग का गुजरा है ना, हम तो बोल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, कोई दिक्कत है? कोई तीसरा ऑब्जेक्ट आया, यहां पर पहुंचा और ये इसको देखा, तो ये दोनों के बीच में भी क्या हो गया, प्यार हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये तीसरा ऑब्जेक्ट आया और ये दोनों के बीच में प्यार था, इस दोनों के बीच में प्यार हुआ, लेकिन इसके वजह से इस दोनों के बीच में फाट, मतलब क्या बोलना, फूट नहीं डालेगा। समझ में आ रहा है कि फूट नहीं आएगा, मतलब ये दोनों का प्यार में कोई चेंजेस नहीं होगा तीसरे ऑब्जेक्ट आने के बाद। ये इसको उतना ही प्यार करेगा जितना पहले करता था, इसको भी उतना ही करेगा जो नया में करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब यह बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, ये किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा इफेक्टेड नहीं होता है। समझ में आ गया ना? तो ये दोनों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इट इज नॉट गोना डिस्टर्ब बाय द अनदर क्वांटिटी, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच में जो होगा इसके द्वारा नहीं होगा, लेकिन इंसान के क्षेत्र में बहुत फूट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोले बेटा, इन इनवर्शियल बॉडीज इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is never going to change due to the interaction of another surface। ठीक है, तो लिखो लिखो, the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction है ना, attraction ब्रैकेट में ग्रेविटेशनल, ब्रैकेट में लिख दो ग्रेविटेशनल, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, will never gonna change, will never changes due to the interaction of a, due to the interaction of third object, due to the interaction of third object। अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो পূর্ণিমা বুঝতে পারছি তুমি? আর কিছু অসুবিধা? তারপরে দেখো কি বলছি बेटा। दूसरा चीज बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये एक्सियल फोर्स है। क्या है बेटा? एंड इट इज सेंट्रल फोर्स भी होता है। क्या होता है? मतलब इसका सेंटर से उसका सेंटर में प्यार मोहब्बत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्सियल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए एक्सियल फोर्स, ठीक है, इज एन एक्सियल फोर्स एंड एक्स and acts on the axis of two center, on the axis of two center and acts on the axis of two center। नहीं समझ में आया? मतलब क्या बोला कि सर एक्सियल फोर्स अगर हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? एक्सियल फोर्स, तो तुम बोलोगे सर एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, ये भी तो एक्सियल ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट भी है ना। ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कब होगा? जब ये दोनों सेंटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, उस कंडीशन में ही हो सकता है। समझ में आ गया नहीं? और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और एक्सियल फोर्स होता है, एंड थ्रू द सेंटर पास करना भी चाहिए।